जय हिंद साथियों। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट की इस सीरीज में। और ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं कौटिल्य के द्वारा लिखे हुए अर्थशास्त्र को। साथियों, पिछले लेक्चर में हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। साथ ही साथ हमने देखा था कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट के दो मेन ट्रेडिशन थे, एक हिंदू ट्रेडिशन, एक था बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, जिसमें कि खास करके हमने हिंदू ट्रेडिशन को स्पेसिफिकली डिस्कस किया था। और हिंदू ट्रेडिशन को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक था हमारा दंड शास्त्र और एक था हमारा धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र को हम पिछले लेक्चर के अंदर में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो की जो लिंक है मैं वो अपने आई बटन और अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर में दंड शास्त्र के अंतर्गत आने वाले कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो बुक इन्होंने लिखी है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे इनके जो मेन कॉन्सेप्ट है, जैसे कि सप्तांग थ्योरी, मंडल थ्योरी, इनके सिस्टम ऑफ स्पाइस के बारे में इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने जो 4 उपाइस की बात करी थी, साम दाम दंड भेद, उनके बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ वॉर, टाइप ऑफ विक्ट्रीज, ओरिजिन ऑफ द स्टेट एंड द ड्यूटी ऑफ द किंग के बारे में जो कौटिल्य के विचार है, हम उनको जानने का प्रयास इस वीडियो के अंदर में करने वाले हैं। साथियों, कौटिल्य हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है हमारे इस ट्रेडिशन के अंदर में। चलते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारे कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कौटिल्य का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं, ब्रीफ इनके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। कौटिल्य का बेसिकली जो जन्म हुआ था वो 350 बीसी में हुआ था। ये अरिस्टोटल के कंटेम्परेरी थे, अलेक्जेंडर के कंटेम्परेरी थे। और इनका जो जन्म है वो आज के पटना जिले के अंदर में देखने के लिए मिलता है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, एजुकेशन थी, वो इन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ली थी। और आगे चल के वो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर में शिक्षक बन गए थे, प्रोफेसर बन गए थे। जब विष्णुगुप्त मगध वापस आए तो उस समय पे मगध के ऊपर में एक वंश जो है रूल कर रहा था, वो थे नंद वंश। और नंद वंश के उस समय पे एक राजा थे, वो थे धनानंद। एक बार चाणक्य जो है धनानंद के दरबार में पहुंचते हैं और उनको हो रहे उनके राज्य में भ्रष्टाचार के बारे में अवगत कराते हैं। तो जो धनानंद होता है वो इतना अहंकार में डूबा हुआ था कि वो उसको अपमान के तौर पर लेता है, क्योंकि कुछ जो ब्राह्मण थे वो धनानंद को शुद्ध जाति का राजा मानते थे। तो जो धनानंद था उसको लगा कि ये ब्राह्मण होने के नाते उसके शासन में हस्तक्षेप कर रहा है, जिसकी वजह से धनानंद जो है चाणक्य चाणक्य का काफी अपमान कर देते हैं और उनको अपने दरबार से निकाल देते हैं। चाणक्य इसी अपमान का बदला लेने के लिए धनानंद को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि एक दिन मैं तुम्हारा ये जो साम्राज्य है उसको नष्ट कर दूंगा। जिसके बाद वो दरबार से चले जाते हैं और चाणक्य जो है चंद्रगुप्त को और चाणक्य एक छोटे बालक से मिलते हैं, जिनको कि वो इतनी शिक्षा, इतना ट्रेनिंग देते हैं कि वो बाद में आगे चल के नंद वंश का विनाश करते हैं और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और वो लड़का जो होता है वो होता है चंद्रगुप्त मौर्य। और जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं तो उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके जो एडवाइजर होते हैं वो बनते हैं चाणक्य। और इन्हीं के शासनकाल के अंदर में इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, वो लिखी थी अर्थशास्त्र। और इसी किताब के अंदर में एक राजा को कैसे राज करना चाहिए, एक राजा को किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में बात करिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में। साथियों, ये जो बुक है चाणक्य की अर्थशास्त्र, ये 1904 में पहली बार खोजी गई थी और इसको जैकोबी ने जर्मन में 1909 में ट्रांसलेट किया था। जिसके के अंदर में इस किताब के अंदर में बेसिकली चाणक्य ने स्टेट क्राफ्ट के बारे में बात करी है, जैसे मैं बता चुका हूँ। बेसिकली कि राज्य को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे गवर्न करना है, उसके बारे में बात करी है। ज्यादातर जो चीजें चाणक्य ने बात करी है वो है अर्थ के बारे में बात करी है। अर्थ मतलब होता है मटेरियल वेलबींग। उनका मानना है कि जो एक राजा का ऑब्जेक्टिव होता है इज टू सिक्योर द मटेरियल वेलबींग ऑफ हिज पीपल।
और वो कैसे पॉसिबल है? बाय एक्सपेंडिंग हिज लैंड। अपनी जो भूमि है उसको लगातार एक्सपेंड करने से ही उनके जो लोग हैं उनकी मटेरियल वेलबिंग को बनाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। अर्थशास्त्र जो किताब है वो दंड शास्त्र के अंदर में आती है, इसको हम नीति शास्त्र भी कहते हैं। और जो स्टेट क्राफ्ट जो है वो मेन फोकस है अर्थशास्त्र का। इस किताब ने धर्म के बारे में ही बात करी है, इसलिए हमें मनु और जो कौटिल्य है उनके बीच में कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो एंशियंट टाइम था उस समय पे मटेरियल वेलबिंग का सबसे बड़ा जो सोर्स था वो लैंड था, भूमि। इसलिए जो अर्थशास्त्र का मेन आइडिया है वो ये है कि किस तरीके से लैंड को, भूमि को एक्वायर किया जाए। और उनका मानना था कि ये नेचुरल है किसी भी राज्य के लिए फॉर गोइंग फॉर एक्वायरिंग लैंड। इसलिए उन्होंने जो सबसे बड़ा कर्म बताया है किसी राजा का वो बताया है लैंड को एक्वायर करना। और जो सबसे पहले जिसकी जमीन हड़पनी है वो होती है हमारे नेबर की। उनका मानना था नेबर्स आर नेचुरल एनिमीज। चाणक्य की ये बात हमें आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक लगती है, रिलेवेंट लगती है, जो हम अपने आसपास के क्षेत्र देखते हैं। और ज़्यादातर हमारे जिन देशों के साथ, जिन बड़े देशों के साथ में हमारे बॉर्डर लगते हैं उनके साथ में हमारे कहीं ना कहीं एनिमी वाले रिलेशन मिलते हैं, लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। तो कहीं ना कहीं जो चाणक्य की बात थी वो आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक देखने के लिए मिलती है। इसलिए वो कहते हैं कि दो राज्यों के, दो पड़ोसी राज्यों के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमेशा रिलेशन ऑफ वॉर होता है। इस तरीके से जो अर्थशास्त्र है वो आर्ट ऑफ वॉर के साथ में डील करती है। हम अर्थशास्त्र को फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन जियोपॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र के बारे में बात, अर्थशास्त्र में जो मेन बात करी गई है वो बात करी गई है कि कैसे जमीन को हड़पा जाए, कैसे जमीन को एक्वायर किया जाए। और जियोपॉलिटिक्स होती यही है, द साइंस ऑफ कैप्चरिंग लैंड इज कॉल्ड जियोपॉलिटिक्स। सो हम अर्थशास्त्र को पहली टेक्स्ट बुक मान सकते हैं जियोपॉलिटिक्स के अंदर में। नेक्स्ट हम देखते हैं चाणक्य की सप्तांग थ्योरी। साथियों, जो चाणक्य है उन्होंने मनु की तरह ही एक ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट की बात करी है। वो कहते हैं एक राज्य जीता जागता ऑर्गेनिज्म है और इसको सरवाइव करते रहने के लिए आवश्यक ये है कि हम लगातार ये एक्सपेंड करता रहे। और यदि राजा लड़ेगा नहीं, वॉर नहीं करेगा, जब तक ये अपनी लैंड जो बाउंड्रीज है उसको एक्सपेंड नहीं करेगा तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो वो लंबे समय तक राज नहीं कर पाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि राजा को हमेशा ही चक्रवर्ती बनने या चक्रवर्ती सम्राट बनने का प्रयास करते रहना चाहिए। साथियों, सप्तांग थ्योरी के अंदर में जो कौटिल्य बात करते हैं, चाणक्य बात करते हैं, वो 7 लिम्स ऑफ स्टेट की बात करते हैं, 7 अंगों की बात करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी राज्य के लिए। और ये जो 7 लिम्ब है, जो 7 एलिमेंट्स हैं, दे आर द 7 एलिमेंट्स ऑफ सोवरेनिटी। मतलब कोई एक राजा है कब तक सोवरेन बना रहेगा उसके लिए आवश्यक ये है कि उनके जो 7 लिम्ब है, 7 एलिमेंट है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। और उनकी जो सप्तांग थ्योरी है वो एक ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट है। आइए साथियों देखते हैं कि 7 लिम्स कौन कौन से हैं। साथियों, तो हमारे 7 लिम्स ये देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला जो सेंटर के अंदर में है वो है किंग। सबसे जो मैन होता है किसी भी राज्य के लिए वो क्या होता है? किंग। इनके जो सेकंड जो लिम्ब है, जो एलिमेंट्स है, वो है अमात्य या फिर मिनिस्टर्स जिनको हम कहते हैं। दूसरा एलिमेंट है दुर्ग यानी फोर्ट्स। किले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कौटिल्य के लिए। उन्होंने कई सारे किलों की बात करी है, वाटर फोर्ट्स की बात करी, उन्होंने डेजर्ट फोर्ट्स की बात करी है। फिर आते हैं हमारे जनपद, टेरिटरीज। बेसिकली किसी भी राज्य के लिए टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कोष। कोष माने ट्रेजरी, पैसा। फिर उन्होंने बात करी है बल यानी फोर्स, आर्मी की। और उन्होंने बात करी है मित्र यानी फ्रेंड्स की। हालांकि जो कौटिल्य है वो बात करते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी तुम्हारा परमानेंट दोस्त नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि मित्र, जो फ्रेंडली जो स्टेट्स होती है, उनको काफी ज्यादा योगदान होता है किसी भी राजा को एक्सपेंड करने के लिए, उसकी सुवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम किंग क्या होता है, किंग के बारे में कौटिल्य के विचार क्या है। साथियों, जो किंग होता है वो किसी भी राज्य का जो
राज्य है, जो देश है, उसका सेंटर है कौटिल्य के अनुसार, और इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस दिस पर्सनैलिटी, द किंग। कौटिल्य कहते हैं कि किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी राज्य को सस्टेन करने में। वो कहते हैं कि यदि राजा स्ट्रांग है और जो अदर एलिमेंट्स है वो वीक है, तो राजा जो है उन वीकनेसेस को भी स्ट्रेंथ के अंदर में चेंज कर सकता है, बना सकता है। लेकिन यदि अदर एलिमेंट्स स्ट्रांग है लेकिन राजा वीक है, तो दैट विल लीड टू ओवरऑल वीकनेस। तो वो राज्य जो होगा वो वीक होगा। इसलिए वो महत्व देते हैं राजा को, कि राजा को हमेशा ही स्ट्रांग होना चाहिए। से अभी बात करेंगे कि एक राजा को क्या होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कौटिल्य बेसिकली जो इंसेसाइज करते हैं, वो कहते हैं कि किंग शुड नॉट बी एरोगेंट, किंग को जरा भी एरोगेंट नहीं होना चाहिए, एंड गिव एटीट्यूड रिकॉग्निशन ऑफ अदर एलिमेंट। जो अदर एलिमेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट्स देनी चाहिए। एक राजा को उतना ही महत्व देना चाहिए। वो एक राज्य को एक सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस के तौर पर देखते हैं। मतलब ये जो 7 एलिमेंट्स हैं, ये आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है। कोई भी किसी के ऊपर नहीं है, सब एक साथ मिलकर के काम करेंगे, सब एक साथ मिलकर के एक राज्य को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। ये मानना था हमारे कौटिल्य का। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि एक राजा का जो सबसे बड़ा धर्म है वो ये है कि अपनी प्रजा को खुश रखना। वो यहाँ तक कहते हैं कि इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग। उनके जो सब्जेक्ट है, उनकी जो प्रजा है, यदि वो खुश है तो एक राजा भी प्रसन्न है, राजा भी खुश होगा। तो इतना महत्व दिया है इन्होंने अपनी प्रजा को। और राजा को का ये धर्म था कि अपनी जो प्रजा है उसकी रक्षा करना, उसकी वेलबींग का ध्यान रखना, वो सभी सुख सुविधाओं से लैस हो, इस बात का ध्यान रखना। इन सभी के बारे में विचार थे कौटिल्य के। आगे चलते और देखते हैं कि क्या विचार थे कौटिल्य के अमात्यास सीनियर मिनिस्टर्स को लेकर के। अमात्य जो होते हैं उसका मतलब होता है मिनिस्टर्स। जो अमात्य हुआ करते थे कौटिल्य के अनुसार, वो ज्यादातर ब्राह्मण्स हुआ करते थे, और उन समय में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे वो एम्बेसडर हुआ करते थे, जो कि रिप्रेजेंट करते थे किसी भी राजा को या फिर किसी भी राज्य को। तो कौटिल्य कहते हैं कि जो एम्बेसडर है उनको बहुत ही ज्यादा केयरफुली हमें चूज करना चाहिए। वो एक विश्वास पात्र व्यक्ति होना चाहिए, जो कि शास्त्रों को जिसने की बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। वो कहते हैं कि किंग शुड हैव एटलीस्ट 3 अमात्यास टू कैन इंस्पायर अगेंस्ट, इवन देन वन विल स्टे विद द किंग। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि हमेशा एक राजा के पास में कम से कम 3 मिनिस्टर्स होने चाहिए, कि यदि 2 लोग उसके खिलाफ में कोई कॉन्स्पिरेसी कर भी दें, तभी एक मिनिस्टर उनके पास में ऐसा होगा जो राजा का साथ दे रहा होगा। साथ ही साथ जो कौटिल्य है वो ये कहते हैं कि वो राजा को एडवाइस करते हैं कि एक राजा को हमेशा ही अपने मिनिस्टर्स के ऊपर में विजिलेंस रखनी चाहिए, नजर रखनी चाहिए। कहीं वो उसके खिलाफ में कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे, कहीं किसी प्रकार का कोई गलत गतिविधियों में तो नहीं संलग्न है, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे। क्योंकि कौटिल्य का मानना था जो मिनिस्टर्स है दे कैन चैलेंज द पावर ऑफ द किंग। इसलिए वो राजा को एडवाइस करते हैं कि किंग शुड कीप टेस्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय पे समय अनुसार जो मिनिस्टर्स है उनकी इंटीग्रिटी है, उनकी जो लॉयलिटी है, उसको हमेशा चेक करते रहना चाहिए। आगे देखते हैं और बात करते हैं उनके क्या विचार थे जनपद को लेकर के, टेरिटरी को लेकर के। साथियों, उन्होंने टेरिटरी को लेकर के बात करी थी। उन्होंने कहा था कि प्लेसेस वेयर कॉमन मैन लिव, ऑपरेट, कंडक्ट बिजनेस एंड वेरियस एक्टिविटी जो करता है वो क्या है, वो टेरिटरी है। वो कहते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है एक टेरिटरी, क्योंकि इट प्रोवाइड इकोनॉमिक रिसोर्सेस टू द पीपल। वो कहते हैं कि किसी भी राजा को हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि उनके जो लोग हैं, उनकी जो प्रजा है वो खुश रहे। यहाँ तक कि जो कौटिल्य है वो स्पाइस की भी बात करते हैं, लगातार ये चेक करते रहने के लिए कि उनकी जो पब्लिक है, उनके जो लोग हैं, उनकी जो प्रजा है वो खुश है या नहीं है। तो उन्होंने 10 तरह के जासूसों की बात करी है, बोथ फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल पर्पसेस। एक्सटर्नल मतलब दूसरे देशों के ऊपर में नजर रखने के लिए, इंटरनल मतलब अपने ही लोगों के ऊपर में नजर रखने के लिए 10 प्रकार के जासूसों की बात करी है कौटिल्य ने। जिसमें से कुछ जो स्पाइस हैं, जो जासूस हैं, वो हैं उनके बारे में। एक जो स्पाइस है वो है स्टूडेंट स्पाइस, जिसको उन्होंने कपातिका कहा है। दूसरे होते हैं रेक्लूसस, उदासतिता। तीसरे होते हैं हाउस होल्डर्स, गृहपतिका। चौथे होते हैं मर्चेंट्स, वेदिका। पांचवे होते हैं असेटिक्स, तपस्या। छठवे होते हैं फायर ब्रांड्स, टिक्सला। सातवें होते हैं पॉइजनर, रसाद। एंड आठवें होते हैं मेलिकन विमेन, भिक्षुकी। काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भिक्षुकी कौन होती है।
तो दे आर द स्पाइस। तो वो चाणक्य जो है, कौटिल्य जो है, हमेशा ही एडवाइस करते हैं एक राजा को एक अच्छा स्पाइस सिस्टम बनाने के लिए, एक जासूस का तंत्र बनाने के, ताकि वो अपने मिनिस्टर्स के ऊपर में, ताकि वो अपने प्रजा के ऊपर में नजर रख सके, उनके जो मूड है, उनकी जो भावना है, उनको समझ सके और उस अकॉर्डिंग एक्शन ले सके। आइए देखते हैं दोस्तों कि उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेकर, बल को लेकर के क्या विचार थे। बेसिकली जो कौटिल्य है वो कहते हैं कि जो आर्मी है उसमें क्षत्रिय होना चाहिए। ये भी देखिए मनु की तरह ही बात करेंगे, 4 वर्णों की बात करेंगे, जिसमें कि वो अगेन बात कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति जो आर्मी में है वो हमेशा क्षत्रिय वर्ण के अंदर से होना चाहिए। कौटिल्य का मानना था कि जो आर्मी में रिक्रूटमेंट है वो तुम्हारी हेरिडिटरी की बेसिस पे होनी चाहिए। उनका मानना था कि अगर जरूरत पड़े तो हमें अदर वर्न्स को भी इंक्लूड इसमें करना चाहिए। लेकिन आर्मी के बारे में उन्होंने वर्ण की बात करी कि वो क्षत्रिय वर्ण से होना चाहिए, लेकिन उन्होंने राजा को लेकर के किसी भी वर्ण की बात नहीं करी है कि वो किस वर्ण से होना चाहिए। वो कहते हैं कि राजा किसी भी वर्ण से हो सकता है, बट वो कहते हैं कि प्रेफर हमेशा क्षत्रियो को करना चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं कि उन्होंने कोर्स और ट्रेजरी के बारे में क्या कहा। वो ट्रेजरी के बारे में कहते हैं कि इट शुड बी सफिशिएंट टू द एक्सटेंट दैट नॉट ओनली द किंग इज एबल टू फुलफिल हिज रूटीन ऑब्लिगेशंस, इज एबल टू मीट एनी शॉर्ट ऑफ इमरजेंसी। वो कहते हैं किसी भी खजाने को, किसी भी ट्रेजरी को, किसी भी राज्य की ट्रेजरी को उतना इनफ होना चाहिए कि राजा अपने रूटीन जो वर्क है उसको कर पाने में योग्य हो, और साथ ही साथ में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कंटिजेंसी आ जाए, तो उसको भी हैंडल करने में, शॉर्ट करने में मददगार हो। तो कम से कम इतना पैसा एक राजा के पास में होना चाहिए। देखते हैं कि उनको अलाय और मित्र को लेकर के क्या विचार थे। साथियों वो कहते हैं कि फ्रेंड एक सिंबॉलिक इंपोर्टेंस रखते हैं उनके लिए। जैसे कि उनका मानना था कि कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं होता। सो वो कहते हैं इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई हु इज रियल एंड हु इज प्रिटेंडिंग टू बी अ फ्रेंड, है ना। तो एक कहीं ना कहीं सिंबॉलिक इंपोर्टेंस के तौर पे वो अलाई को देखते हैं। वो कहते हैं कि दे आर द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द किंग। वो कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग राजा का हर कोई दोस्त बनना चाहता है। यदि किसी राजा के पास में ज्यादा मित्र हैं, इसका मतलब यह है कि वो राजा स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है। और यदि किसी राजा के जो दोस्त हैं वो अपने दुश्मनों के साथ में मिलने लग जाए, तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात हो सकती है। और किसी भी राजा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो मित्र है वो उसके दुश्मनों के साथ में, उसके एनिमी के साथ में ना मिल सके। आज के जो करंट एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पड़ोसी राज्य मालदीव, श्रीलंका, नेपाल है, वो कहीं ना कहीं चाइना से ज्यादा अटैचमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए कंसर्न की बात है। तो देखिए जो चाणक्य की जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है, जो कि उनकी जो रणनीति है एक राज्य को कैसे चलाना चाहिए, वो आज भी प्रासंगिक लगती है, रिलेवेंट लगती है। ये दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कौटिल्य के मंडल थ्योरी के बारे में। साथियों कौटिल्य की जो मंडल थ्योरी है वो आज का जो जियो पॉलिटिक्स है उसके बारे में बात करती है। इंटरनेशनल रिलेशंस में किस तरीके से राज्यों के साथ में डील करना चाहिए, उस चीज के बारे में बात करती है मंडल थ्योरी। तो साथियों मंडल थ्योरी में जो कौटिल्य है वो कहते हैं कि जो हमारा नेबर होता है वो हमेशा ही हमारा नेचुरल एनिमी होता है। और वो ये कहते हैं कि जो हमारे पड़ोसी का जो पड़ोसी होता है वो हमारा मित्र होता है। बेसिकली मंडल थ्योरी के अंदर में चाणक्य ने 12 राजाओं के बारे में बताया है, जिसको कि हम आगे देखने वाले एक फिगर के थ्रू। लेकिन जो मंडल थ्योरी है उसके अंदर में वो कहते हैं कि कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता और कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं होता, क्योंकि जो हमारा फ्रेंड है हम उसको नहीं जान सकते कि वो रियल में हमारा फ्रेंड है या फिर दे आर प्रिटेंडिंग टू बी अ फ्रेंड, राइट। तो ये कहीं ना कहीं जो विचार थे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर चाणक्य के, वो अपने मंडल थ्योरी के अंदर में देते हैं। वो कहते हैं कि एक राजा को जैसे ही वो उसका कोरोनेशन होता है वैसे ही उसको प्रयास करना चाहिए चक्रवर्ती सम्राट बनने का। साथ ही साथ वो कहते हैं कि जो राज्य है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, और यदि वो ऑर्गेनिज्म आगे एक्सपेंड नहीं करता है तो वो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा और राज्य जो है खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इसलिए एक राज्य को बनाए रखने के लिए, बने रहने के लिए जरूरी है लगातार एक्सपेंड करना, एक्सपेडिशन करना। और यहाँ पे मंडल थ्योरी के अंदर में वो एक राजा को विजिगुषु के तौर पे देखते हैं, और वो एडवाइस करते हैं एक राजा को कि वो चक्रवर्ती सम्राट बने, जिसके लिए उसे अपनी टेरिटरी कंटिन्यूसली एक्सपेंड करती रहनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि किन किन 12 राजाओं के बारे में कौटिल्य बात करते हैं। साथियों जो कौटिल्य है उन्होंने 6 राजाओं को फॉरवर्ड डायरेक्शन में और 4 राजाओं को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर में बात करी है, और साथ ही साथ 2 ऐसे राज्य हैं, राजाएं हैं, जिनके बारे में उन्होंने बात करी है जो कि उदासीन और मध्यम या फिर बफर स्टेट की वो बात करते हैं। हम देख लेते हैं वो कौन से 6 राजा हैं जो कि उन्होंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में बात करी है। वो होते हैं, एक तो राजा खुद मतलब विजिगिषु, फिर होता है उनका पड़ोसी अरि, फिर उसका जो पड़ोसी का पड़ोसी होता है वो हमारा मित्र होता है,
फिर मित्र का अरि होता है, मतलब अरि का जो मित्र होता है वो होता है, फिर मित्र का जो मित्र होता है, फिर अरि का मित्र होता है। ये जो 6 राजा हैं इनके बारे में बात करते हैं कौटिल्य। बैकवर्ड डायरेक्शन में जो कौटिल्य है वो 4 राजाओं के बारे में बात करते हैं। परसवानिग्रह, अकरंद, पसवानिग्रह, सार, अकरंद, सार। ये अगेन वही मित्र अरिमित्र वाली कहानी, बस शब्द यहाँ पे चेंज कर दिए गए हैं। तो ये 10 राजाओं के बारे में अक्सर हमारे एग्जाम से पूछा जाता है, आप इनको ध्यान में रखेंगे। इन 10 राजाओं के अलावा 2 राजा और उन्होंने मेंशन किए हैं। वो एक होता है उदासीन स्टेट, न्यूट्रल स्टेट, जो कि किसी भी वॉर के अंदर में हमेशा ही न्यूट्रल रहता है, वो किसी को भी एक्सेस नहीं देता है, ना इस पार्टी को ना उस पार्टी को, है ना। देन कंट्री हैज टू इक्वल एक्सेस टू इट्स टेरिटरी और बोथ कंट्री इन वॉर। या तो उसका दोनों ही देशों को उसका एक्सेस होगा या फिर किसी भी देश को उसका एक्सेस नहीं होगा। बेसिकली वो न्यूट्रल रहेगा। लेकिन जो उन्होंने बार बार जो राज्य है उसको उन्होंने बफर स्टेट, मध्यम राज्य के तौर पे डिफाइन किया है। वो कहते हैं कि इट इज अ स्मॉलर स्टेट बिटवीन टू मेजर पावर। दो मेजर पावर के बीच में ये जो है एक बफर स्टेट होता है, एक स्मॉलर स्टेट होता है। और इसका जो पर्पस होता है इज टू अवॉइड टू मेजर पावर कमिंग इनटू स्टेट ऑफ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। इसका जो काम होता है वो ये होता है कि दो सुपर पावर है उनको बेसिकली अवॉइड करना। वो उन दोनों की कन्फ्रंटेशन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता, वो होता है बफर स्टेट। चलिए हम इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि इन्होंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है अपनी किताब के अंदर में। तो उन्होंने पिक्चराइज जो किया है कौटिल्य ने वो कुछ इस तरीके से उन्होंने किया है। ये जो एक एक रिंग है वो उनके एक एक राजाओं, एक एक स्टेट को बता रही है। सेंटर में जो है यहाँ पे विजिगुषु देखने के लिए मिल रहा है हमें। मैं आपको थोड़ा सा, ये जो सेंटर है, सेंटर के अंदर में हमें विजिगुषु देखने के लिए मिल रहा है। और जो हमारा जो राजा होता है, राजा का जो एकदम पड़ोसी है वो हमारा एनिमी होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जो उसका जो पड़ोसी होता है, मतलब जो एनिमी का जो पड़ोसी होता है वो हमारा मित्र होता है, जैसे हमने ग्रीन कलर में दिखाया है। और जो मित्र का भी पड़ोसी होता है वो अगेन अरी का मित्र होता है। वो इस दुश्मन का, मतलब जो हमारा दुश्मन है उसका ये मित्र है, राइट। और इसका जो पड़ोसी है वो इसका मित्र है, हमारे मित्रास मित्र। फिर इसके जो बारे में बात करते हैं वो कहते हैं अरि मित्र मित्र, अगेन ये हमारा दुश्मन होता है। ऐसे ही वो बात करते हैं पशवानी की जो हमारा एनिमी है। अकरंद हमारा अलाई है, मतलब हमारा फ्रेंड है। जो परशवानी ग्रह सारा है वो हमारा एनिमी का फ्रेंड है। और जो अकरंद सार है वो अलाइस का फ्रेंड है। तो इन 10 राजाओं की बात करी है उन्होंने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। और जो मध्यम स्टेट और दो उदासीन स्टेट, ये 2 राज्यों के बारे में और उन्होंने बात करी है अपनी मंडल थ्योरी के अंदर में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनकी सड़गुण नीति क्या है, 6 फोल्ड पॉलिसीज क्या है। ये अगेन ये जो 6 फोल्ड पॉलिसी है कौटिल्य की, ये बेस्ड है उनकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर के। ये मंडल थ्योरी के अंदर ही आती है सड़गुण नीति कि जो पड़ोसी राज्य है, जो दुश्मन राज्य है, उनके साथ में किस तरीके से हमें डील करना चाहिए, कौन सी पॉलिसीज को अपनाना चाहिए। तो उन्होंने 6 फोल्ड पॉलिसीज यहाँ पे दी है अपने दुश्मन राज्यों के साथ में होल्ड करने के लिए। वो 6 फोल्ड कौन सी हैं? वो कहते हैं कि ये 6 फोल्ड पॉलिसीज को हम अपना सकते हैं जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। पहली जो पॉलिसी है वो है संधि, ट्रीटी कर लेना। वो कहते हैं कि यदि एनिमी जो दुश्मन है वो हमसे स्ट्रॉन्ग है तो हमें उसके साथ में संधि कर लेनी चाहिए, ट्रीटी कर लेनी चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि विग्रह, दूसरी जो पॉलिसी वो है विग्रह की। वो कहते हैं जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ, जैसे ही राजा स्ट्रॉन्ग होता है उसको संधि को ब्रेक कर देना चाहिए, उसको तोड़ देना चाहिए। तीसरी पॉलिसी है आसन की, टू सिट, जिसका मतलब होता है बैठ जाना। मतलब अपना जो दुश्मन है, दुश्मन की जो टेरिटरी है उसके आसपास में अपनी फोर्सेस को स्टेशन कर देना चाहिए, लगातार उसको हमारी फोर्सेस को बढ़ाते रहना चाहिए। इसके अलावा जो फोर्थ पॉलिसी है वो है यन। यन मतलब होता है मूवमेंट। वो कहते हैं कि लगातार हमें अपनी एनिमी की जो दुश्मन की जो टेरिटरी है, दुश्मन के करीब की जो टेरिटरी है उसमें लगातार हमें मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। जैसे कि हम आजकल के समय पे देखते हैं कई सारे देश अपनी बॉर्डर एरियाज में लगातार हम लोग जो है मिलिट्री एक्सरसाइज करते हुए नजर आते हैं। पांचवी पॉलिसी की बात करते हुए समश्रय, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। वो कहते हैं कि जॉइन हैंड्स विद दोज हु हैव सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जिसके भी सेम लक्ष्य हैं, गोल्स सेम है, जिन भी राज्यों के, उनके साथ में हमें मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने चाहिए सिमिलर ऑब्जेक्ट वाले देशों के साथ में, जिस तरीके से हमने बनाए हुए हैं क्वाड के साथ में, राइट, टू कंटेन चाइना। क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ये चारों के चारों जो 2 देश हैं उनका एक ही लक्ष्य है, टू कंटेन चाइना। तो ये हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे समझ की नीति अपनाई है। नेक्स्ट, और छठवीं जो पॉलिसी है वो कहते हैं द्वैध भाव, जिसको वो इंग्लिश में कहते हैं ड्वेल पॉलिसी। वो कहते हैं फ्रेंडशिप विद वन, एनिमिटी विद अदर, डोंट गो फॉर वॉर एट टू फ्रंट्स। वो कहते हैं कि यदि कोई देश 2 फ्रंट में दुश्मनों से घिरा हुआ है तो कहते हैं कभी भी 2 फ्रंट वॉर के लिए मत चाहिए। हमेशा ही एक के साथ में अपने फ्रेंडशिप रखना चाहिए और दूसरे के साथ में हमें वॉर करना चाहिए, एनिमिटी रखना चाहिए। कभी भी 2 फ्रंट वॉर की को सपोर्ट नहीं किया किसने?
चाणक्य ने। तो ये जो कहीं ना कहीं 6 फोल्ड पॉलिसीज हैं, ये आज के समय भी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा रिलेवेंट देखने के लिए मिलती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इन्होंने 4 उपाय क्या कहे हैं। वो कहते हैं कि अगर दुश्मन किसी भी तरीके से नहीं मान रहा हो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस काम नहीं कर रहे हो, तो उसमें कौन कौन से 4 उपाय हैं वो करने चाहिए। तो उन्होंने 4 उपाय की बात करी है। वो कहते हैं साम, दाम, दंड, भेद। यानी यदि हमारा जो दुश्मन है उसको पहले हमें साम मतलब पीस, शांति से समझाना चाहिए। दूसरा, यदि वो शांति से नहीं मानता है तो उसको दाम दे करके, माने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हमें करनी चाहिए उस देश के साथ में। और यदि वो इकोनॉमिक पॉलिसीज से भी जो है कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं होता है, तब हमें जो है भेद का इस्तेमाल करना चाहिए, डिवीजन का इस्तेमाल करना चाहिए, सेपरेट करने का। और जब वो उससे भी ना संभले तो हमें लास्ट में यूज करना चाहिए दंड, यूज ऑफ फोर्स, यानी युद्ध, वॉर। और जब वो युद्ध करने की बात करते हैं तो यहीं पे जो कौटिल्य है वो टाइप्स ऑफ वॉर की बात भी करते हैं, मतलब कितने प्रकार के युद्ध हैं। तो जब टाइप्स ऑफ वॉर की बात करते हैं तो उन्होंने बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ वॉर की बात करी है। पहली होती है पराक्रम युद्ध, या फिर इसको कहते हैं डायरेक्ट ओपन युद्ध। दूसरा वो कहते हैं कूट युद्ध, जिसको हम कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। तीसरा वो कहते हैं तुष्णिम युद्ध, जिसको वो कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। जो डायरेक्ट ओपन वॉर होता है उसमें हम 1 to 1 लड़ रहे होते हैं। कूट युद्ध, गुरिल्ला वॉरफेयर में हम चुप चुप करके वॉर कर रहे होते हैं। यदि हमारा दुश्मन हमसे स्ट्रांग है तो हमें उससे कभी भी 1 to 1 वॉर फेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि कूट युद्ध करना चाहिए उसके साथ, गुरिल्ला वॉरफेयर। और तीसरा उन्होंने बताया प्रॉक्सी वॉर, मतलब हमें इस तरीके से लड़ाई करनी चाहिए कि उसका, हमारे दुश्मन का किसी और जगह पे उलझा हुआ है तो हमें जो जिसके साथ में उलझा है उसको सपोर्ट करना चाहिए, जिसको वो कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। ये 3 टाइप्स ऑफ वॉर की बात करते हैं। और जब 3 टाइप्स ऑफ वॉर की बात करते हैं तो वहीं पे वो 3 टाइप्स ऑफ विक्ट्रीज की भी बात करते हैं। वो है धर्म विजय, लोभ विजय, और तीसरी है असुर विजय। धर्म विजय मतलब बाय राइटफुल मीन्स 1 on 1 आप लड़के जीत करके आ रहे हो, तो वो होती है धर्म विजय। लोभ विजय कहते हैं जब आप अपने दुश्मन को इकोनॉमिक इंड्यूसमेंट दे देते हैं, माने पैसे दे करके शांत कर देते हैं, तो वो होती है लोभ विजय। और असुर विजय होती है जब आप अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करते हैं, जब गलत रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, तो वो होती है असुर विजय। कौटिल्य कहता है कि राजा को बिल्कुल भी धर्म विजय या फिर लोभ विजय, असुर विजय पे ध्यान नहीं देना चाहिए। उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो होता है जीत। तो हम देख पा रहे हैं कि जो कौटिल्य है वो कितने रियलिस्ट है, कितने प्रैक्टिकल तौर पे हमें बात करते हुए नजर आते हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग में। मटेरियल वेलबींग की बात करते हैं कौटिल्य, जहाँ पे जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स है वो क्लेम करते हैं कि इंडियन फिलोसफी इज अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट रिलीजियस थिंग। तो ऐसा नहीं है। हमारे कई सारे जो थिंकर्स है उन्होंने रियलिस्ट ट्रेडिशन में काफी इंपोर्टेंट योगदान दिया है। जब जिस समय पे वेस्ट में बात हो रही थी फिलोसफी की, आइडियाज की, उस समय पे हमारे भारत, हमारी इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग में बात की जा रही थी रियलिज्म की। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट किसी भी तौर पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से कम नहीं है, और जिस तरीके से उसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है हमारे आज के समय में, वो काफी दुखद है। तो साथियों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बात करी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, वो भी हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। साथियों, आगे आने वाली वीडियो के अंदर में मैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अगुण साथियों आगे आने वाली वीडियो के अंदर में मैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को डिस्कस करने वाला हूं। तो आप इस चैनल को, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो उनकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आपके फोन में देखने के लिए मिल जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।